वेलकम जी मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकार बगा। आज आपको बताएंगे सोहराब बरकत का केस इस वक्त कहां पहुंचा, सोहराब बरकत किन हालात में हैं, उनके साथ राब्ता कितनी दफा हुआ और उनके साथ जो रवैया है वो क्या बढ़ता जा रहा है। मगर उससे पहले आपको बताएं कि हुआ क्या। आज 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन से सोहराब जेल में है, कैद में है। कभी एफआईए, कभी एनसीसीआई है, कभी जेल और कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद घुमाया जा रहा है। और इस केस की अगर बुनियादें खुरदी जाएं तो सोहराब के साथ हुआ स्कैम। और ये स्कैम सोहराब के साथ किसी कंटुटे ने नहीं किया, किसी फ्रॉडिये ने नहीं किया, किसी 420 ने नहीं किया, किसी 2 नंबर इंसान ने नहीं किया। ये स्कैम सोहराब बरकत के साथ किया हमारी रियासत ने। वही रियासत जो माँ से ज्यादा इंसान की वफादार होती है, इंसान का ख्याल रखती है, जो माँ होती है। उस रियासत और उस रियासत के अदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला, अपना मुंह काला किया। सोहराब बरकत ने वो जो लाहौर में कहा था कि मुझसे चाय पी, और वो चाय के पता नहीं 400 पता नहीं 500 रुपया बना था, वो डिप्टी डायरेक्टर साहब ने वहां कहा था कि आप जाएं बाहर। सोहराब बरकत के साथ पाकिस्तान के अदारों ने किया स्कैम। स्कैम इस तरह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला, अपना मुंह काला किया। वहां पर जो है कोर्ट को, अदालत को, मोअज़्ज़ज़ अदालत को गुमराह किया और ये लिख कर दिया कि सोहराब के ऊपर कोई केस नहीं। जब सोहराब एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद फिर घुमाया गया लाहौर, पहले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से बगैर राहदारी रिमांड के लाहौर। और ये सारी एक एपिसोड चली। और इस सारी एपिसोड में सौराब को बहुत सी जगहों पर रखा गया, मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी। इस वक्त भी जेल में जो लोग मिलने जाते हैं, कहा जा रहा है कि ये नाम सेंसिटिव लिस्ट में है। मंगल के दिन मुलाकात का दिन है, मगर मंगल के दिन भी मुलाकात बड़ी मुश्किल से हमने आखिरी दिन करवाई। मुलाकात नहीं होने दी जाती, कहा जाता है इनका नाम सेंसिटिव लिस्ट में है। वो कौन सी सेंसिटिव लिस्ट है? ये कौन सी दहशतगर्दी है? ये कौन सी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? ये कौन एक सहाफी है, लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, वो क्या कर लेगा? बहरहाल उसे जेल में रखा जाता है, जेल में बाहर से खाना देने की इजाज़त नहीं। बहुत से मुश्किलात हैं, बहुत से मसाइल हैं। मगर यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गहरी नज़र डालें अपने अदारों के रवैयों के ऊपर, तो अदारे इस वक्त कोई सेंसेबल बिहेवियर नहीं अपना रहे। शायद अदारों में बैठे हुए कुछ लोगों को या हुकूमत में बैठी हुई कुछ काली भेड़ों को ये लगता होगा कि वो 2,000 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, उन्हें मार लेंगे, उन्हें कैद में रख देंगे, उन्हें तकलीफ पहुंचा लेंगे तो ये मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, जब तक आपके हाथ में बयानिया नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने बयानिया बनाने की कोशिश की, आपने कहा दुबई का सदर पाकिस्तान आ रहा है, वो शिकार, तलोर का शिकार करने आ रहा था, और तलोर के ऊपर मैंने वीडियो की हुई है, तलोर का शिकार करने क्यों आते हैं, यहाँ पर करते क्या हैं, यहाँ पर मामलात क्या होते हैं, ये सारी चीजें सबको पता है। और अगर आपको नहीं पता तो राइम यार खान के इलाके में जो लोग रहते हैं उनसे पूछ लें कि ये तलौर के शिकार से पहले और बाद में वहां होता क्या है। यहाँ पर इन शहजादों के बड़े बड़े महल बने हुए हैं, उनकी लग्जरी गाड़ियां हैं। और हमारे वजीर आजम की ये औकात होती है कि वो एयरपोर्ट पर आता है, वजीर आजम हाउस नहीं जाता, किसी दफ्तर में नहीं जाता, मुलाकात भी नहीं करता, और वहां एयरपोर्ट पे जाकर उनसे हाथ मिलाकर फोटो बनवाते हैं हम, और फिर वहां से निकल जाते हैं ताकि जाकर हम ये फोटो अखबारात में छपवाएं और अपनी बल्ले बल्ले करवाएं। मगर उनके कान पे तो जूं तक नहीं रिंगती। वो शिकार खेलते हैं, अय्याशी करते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है। और दूसरी जानब आपको ये लगता है कि ये हालात जब आपके हों तो आपके हक में बयानिया बनेगा। फिर आप सोहराब बरकत हो, आगा शेख सरवर हो, राय गुलाम अली हो, या इस तरह से कोई भी हो, आपने अरशद शरीफ को मार दिया, क्या हुआ? आपने इमरान रियाज की जुबान बंद करने की कोशिश की। यकीन करें, जिस दिन इमरान रियाज को मैं मिला था, जब वो टॉर्चर से बाहर आए थे, तो एक खौफ आता था कि इंसान की ये हालत भी हो सकती है। वो हालत भी हमने देखी, वो हालत भी हुई। क्या हुआ? इमरान रियाज आज भी बोल रहा है। अरशद शरीफ को आपने चुप करवाया, उनकी अहलिया आज भी अदालतों में आपका गिरेबान पकड़ती हैं। और यहाँ पर सोहराब, आगा शेख सरवर बाहर निकले, और बाहर निकलते साथ ही उन्होंने दोबारा से आपको आईना दिखाया। सोहराब भी इसी अज़म के साथ, इसी जज्बे के साथ है। जबकि आप सोहराब बरकत के केस में पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और जितनी भी तंजीमें थी, यूरोपीय यूनियन थी, ये सब लोग आपको बार बार पूछ चुके हैं कि ये कौन बंदा है, इसको क्यों आपने उठाया हुआ है, क्यों पीका लगाया है, जुर्म बताएं। और जो आपके पास है नहीं, आप अदालतों में झूठ बोलकर दोबारा से एफआईआर निकाल आते हैं, तो पता ये चलता है कि अदालतें इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। 87 तरमीम के बाद तो अदालतें वैसे ही खत्म हो गई हैं, और हमने इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख ली है। जब जज साहब को ये पता चले कि बगैर राहदारी रिमांड के एक बंदे को उठाकर ले गए हैं ये लोग, और इनके पास कोई जवाज नहीं, तो अदालत को तो उस बंदे को वहीं पर रिहा करने का ऑर्डर देना चाहिए। मगर अदालत वहां पर
मसलियत से काम लेती है। वो कहते हैं हमें सोच विचार कर काम लेना होगा। तो इससे पता ये चलता है कि अदालतें नहीं रही। आप अगर अदालतों में जाएं और आप ट्रायल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में किसी भी अदालत में चले जाएं, आप इनके जो अदालतों के वकला हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनको देखें, उनको बात करते हुए देखें। उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। उनके लफ्ज को जो टांके लगाने होते हैं वो जज साहब लगाते हैं। अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं अब, अच्छा आपकी बात का ये मतलब है। वो अपनी बात तक जज को नहीं समझा पाते और उन वकला, उन प्रोसिक्यूटर्स के कहने के ऊपर यहाँ पर रिमांड दिए जाते हैं। ये हालात हैं, ये मामलात हैं। और अगर ये सिचुएशन रही तो आपको लगता है कि बयानिया आप अपने हक में बनवाएंगे? आप कुछ भी, आप तमाशा बनवाएंगे, आप बयानिया नहीं तमाशा बनेगा आपका। और इस वक्त देखें पंजाब में हो क्या रहा है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, कोई बुरा करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बेशुमार ऐसे काम हैं जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है। मगर इस वक्त दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। जब पीटीआई का दोबारा दौर अगर जिंदगी में कभी आएगा तो उसके ऊपर दोबारा तनकीद करेंगे। मगर आजकल ज़ेर बहस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। और पंजाब के अगर हालात देखें तो पंजाब तो वाकयातन टिकटॉकरों का एक गढ़ बन चुका है। खान साहब ने जब टिकटॉकर भर्ती किए थे केपीके से 25-25 हजार पे, 15 हजार पे, उस वक्त भी तनकीद हुई थी। और आज खुद पंजाब हुकूमत के मिनिस्टर्स टिकटॉकर बन चुके हैं। उन्हें टिकटॉक बनाकर लगता यह है कि वो फेम हासिल कर रहे हैं। उन्हें टिकटॉक के एल्गोरिदम का भी नहीं पता। और फिर उनकी जो वजीर इत्तलात हैं वो व्लॉग्स करती हैं। सरकारी खजाने के पैसों से सरकारी दफ्तर में बैठ के वो कैमरे लगाकर व्लॉग्स करती हैं। और वो ये समझती हैं कि ये जो व्लॉग हो रहा है ये बयानिया बन रहा है। ये बयानिया नहीं, ये तमाशा बन रहा है। और ये तमाशा आपको इसी तरह सरेआम रुसवा करेगा जिस तरह आप हो रहे हैं। क्योंकि आप पूरी दुनिया में कल एक डिमार्च जारी किया गया जी, बर्तानिया के एम्बेसडर को, जो यहाँ पर पाकिस्तान के मामला देखते थे, उन्हें डिमार्च जारी किया गया क्योंकि बर्तानिया में प्रोटेस्ट हुआ। और उस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात और फिर हुकूमत के ऊपर तनकीद हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ दिन पहले भी आपने डिमार्च जारी किया था। और वो जो जब नॉर्वे के एम्बेसडर ईमान मजारी के केस में गए थे, आज आपने बरतानवी हाई कमिश्नर को डिमार्च जारी कर दिया। भाई औकात तो आपके है नहीं। पूरी दुनिया में आपको कोई मुंह लगा नहीं रहा। जहां पर फ्री वीजा पूरी दुनिया को मिलते हैं वहां पर भी आपको वीजे नहीं मिल रहे। और आप डिमार्च जारी कर रहे हैं जैसे आपको बहुत मजबूत मुल्क है। और दूसरी जानब बरतानिया ने उसके ऊपर आपसे तफसीलात मांग ली हैं कि बताएं जी कहाँ हमारी ज़मीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई, कहाँ दहशत गर्दी हुई। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी दुनिया में इजाज़त है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे पर इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं कि हमने अपनी ज़मीन आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी? तो हालात ये हैं कि जब आप कोई कोई गैर मुल्की बादशाह, कोई सदर, कोई वजीर आजम यहाँ पर तलौर के शिकार करने आए, और जैसे यूएई के सदर यहाँ पर तलौर का शिकार करने आए और आप एयरपोर्ट पर जाकर झुक झुक कर उनकी खुशामद कर रहे थे। अगर हालत आपकी ये हो तो डिमार्च आप जारी करने का ये मतलब ये मुंह और मुंह मसूर की दाल वाला हिसाब हो जाता है। बहरहाल आप थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज के ऊपर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक दोबारा सोचें, दोबारा सोचें, रीथिंक करें। क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये सिर्फ आपकी जलालत नहीं, हमारा अभी बेड़ा गर्क हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब की एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी एक कंपनी में एक हम विंड पावर का वो प्लांट का वो लगाने जा रहे थे पंखा। तो उसके ऊपर 3 हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए थे। 3 साल का डेटा था, मुख्तलिफ डेटा, हवा का डेटा, बिजली की कंजम्पशन का डेटा, एक एक घंटे का डेटा, बिल का डेटा, हर चीज का डेटा था। उसके ऊपर एनालिसिस हो रहा था। और उस एनालिसिस होने के बाद फिर वो डिसाइड हुआ कि ये लगाना है या नहीं लगाना। तो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जब मेरी नजर पड़ी इस पर तो मैंने सोचा कि मैं तो कैबिनेट की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठता रहा और वहां पर तो ऐसे ही जो मूड होगा हम वो चीज पास कर देंगे। मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, मूड क्या है। आज मूड है ये फैसला करने का तो कर देते, आज मूड है ये फैसला नहीं करने का तो नहीं करते। अगर आप मूड्स के ऊपर पॉलिसीज बनाएंगे ना तो यही होगा, बयानिया नहीं तमाशा बनेगा। और अगर आपने बयानिया बनाना है, मुल्क बेहतर करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, तो फिर पॉलिसीज बनाए, तमाशा ना बनाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह के पास।